वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लास। इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है मेरे अंदर सर? इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? अभी तो एनर्जी वाला कुछ काम ही नहीं करा, अभी तो फूड खाया सर, अभी तो उसको डाइजेस्ट किया है। एनर्जी कहाँ मिली? अभी क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन पढ़ा है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, फूड डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे कर रहा है। फूड को डाइजेस्ट कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, उसको एब्जॉर्ब करा दिया किसमें? ब्लड में। लेकिन एनर्जी कहाँ मिली जिसके लिए फूड खाया था, है ना? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वो जो फूड गया ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, उस फूड के साथ क्या हुआ, उसने एनर्जी कैसे प्रोवाइड की, राइट? तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्या? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है। वो जो फूड हमने कंज्यूम किया है वो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस प्रोसेस के थ्रू। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट अस बिगिन। देखो, हमने पढ़ लिया है कि न्यूट्रिशन में कैसे कैसे फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया था, ब्रेक डाउन हो गया था, जिसकी हेल्प से वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है, आज बात करते हैं कि उससे एनर्जी कैसे मिलती है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। अब तक हम लोग, आप लोग कुछ ऐसा समझते थे, काफ़ी सारे बच्चों को अब तक एक गलतफहमी है कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को बोलते हैं, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को बोलते हैं। हालांकि ये बात गलत है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि रेस्पिरेशन टू प्रोसेसेस से मिलके बनता है। एक है फिजिकल प्रोसेस, राइट, और सेकंड है बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। बेसिकली जो हम ब्रीथ करते हैं और सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, इनहेल एक्सहेल, ठीक है ना, बाहर छोड़ना, तो वो जो ब्रीदिंग है उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। मतलब इनहेल क्या करते हैं, सपोज ये आपकी नोज है तो हम इनहेल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, और एक्सहेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग वाला प्रोसेस है इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है, राइट। अब ब्रीदिंग होने के बाद, मतलब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर चुके हो, उसके बाद भी एक प्रोसेस होता है और उस पूरे प्रोसेस को मिला के क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट। तो रेस्पिरेशन टू प्रोसेसेस से मिलके बना है। एक फिजिकल प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मली कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, रिदमिकली कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या? सांस ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो गई ये किसके पास गई? ये गई लंग्स के पास। किसके पास? लंग्स के पास। लंग्स के पास जाने के बाद इस ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है ब्लड के अंदर। ये ऑक्सीजन किसमें मिल जाती है? ब्लड में, ठीक है ना। वो पूरा एक मैकेनिज्म है, उसको पढ़ेंगे कि वो कैसे मिलती है, क्या चीज़ है जो ऑक्सीजन को अपने पास खींचता है, उसको भी इस डिटेल में पढ़ेंगे हम इसी पार्ट के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। फिलहाल समझ लेते हैं कि बेसिक प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिल जाएगी, उस ब्लड के अंदर पहले से क्या है, इससे पहले पार्ट में हमने उस ब्लड में क्या पहुँचाया था? डाइजेस्टेड फूड। क्या पहुँचाया था हमने? डाइजेस्टेड फूड, यानी कि सिंपलर सब्सटेंसेस में उस फूड को ब्रेक डाउन करके हमने ब्लड में पहुंचा दिया था। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। वो कौन सी फॉर्म है हमारे? ग्लूकोज की फॉर्म, ठीक है ना। तो जब मैं डाइजेस्टेड फूड की बात कर रहा हूँ, जो ब्लड में मिक्स हुआ है वो बेसिकली क्या है? हमारे पास ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। इस ग्लूकोज के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन
रिएक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसको हम एक्सेल आउट कर देते हैं। साथ ही साथ हमारे पास वाटर भी निकलता है, हम वाटर को भी एक्सेल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ एक्सेल आउट हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि आप सांस लेते हैं और फिर किसी कांच पे, किसी ग्लास पे छोड़ते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स करा होगा ना, इस तरह की एक्टिविटी है ना। तो वहाँ पे भी हमें पता चलता है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी निकलते हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पे मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। ये वही वाली एनर्जी है जो हम यूज करते हैं अपने डे टू डे वर्क पूरे करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, चलने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, खाना खाने के लिए, मूवमेंट करना, कुछ भी सोचना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, वो सब किस में आ रहा है आपका, उसके लिए एनर्जी जो चाहिए आपको। अगर आप सो भी रहे हैं, सपने भी देख रहे हैं, तब भी एनर्जी यूज हो रही है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो फूड हमने खाया था, उसको डाइजेस्ट किया था, वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में है। उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी बनाती है। इस एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि CO2 और H2O तो आपने बाहर निकाल दिया। एनर्जी जो स्टोर होती है वो ATP की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? ATP। अभी नई टर्म है, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। फिलहाल ये समझो कि ATP एक टाइप की करेंसी है, जैसे मनी। मनी आपकी, मनी मतलब आपके पास मनी डॉलर में भी हो सकती है, ठीक है, यूरोज में हो गई, रुपीज में हो गई। तो रुपी क्या है? रुपी करेंसी हो गई। रुपी क्या हो गई? करेंसी हो गई मनी की। ऐसी एनर्जी की करेंसी फिलहाल क्या मान के चल रहे हैं? ATP, ठीक है ना। ATP क्या है? फिलहाल करेंसी है, ठीक है। कितने ATP एनर्जी रिलीज हुई? 2, 3, 36, 38, कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो हम कैसे बताएंगे? ATP की वजह से। जैसे हम बताते हैं ना, ये 50 का नोट है, ये 50 रुपये है, ये 100 रुपये है, इस तरह से, राइट। क्लियर है चीज? तो अभी फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन दो प्रोसेस से मिलके बना है, एक फिजिकल प्रोसेस, एक बायोकेमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में ब्रीदिंग आती है जिसमें हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, राइट। इनहेल करते हुए हम एयर अंदर लेते हैं जिसमें से एक ऑक्सीजन भी होती है। उसके बाद वो ऑक्सीजन लंग्स में जाके ब्लड में मिक्स हो जाती है, ठीक है। और फिर डाइजेस्टेड फूड यानी कि ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। केमिस्ट्री में जब ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये समझो कि ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से ही एनर्जी रिलीज हो रही है और इसको क्या बोल दिया हमने? रेस्पिरेशन बोल दिया। क्लियर है ये चीज़? ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन दो प्रोसेस से, ब्रीदिंग और बायोकेमिकल प्रोसेस। ये सारा बायोकेमिकल प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे ऑक्सीजन लंग्स के पास पहुंच के ब्लड में मिक्स हो जाती है, फिर ब्लड में जाके कहाँ कहाँ उसको कैसे कैसे फूड को क्या करती है? बर्न करती है, ठीक है ना। उससे एनर्जी कैसे निकालती है और किस फॉर्म में क्या है एनर्जी की करेंसी फिलहाल के लिए? ATP मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ग्लूकोज के साथ क्या क्या होता है। ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है इसमें ग्लूकोज के साथ क्या क्या होता है उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। बेसिकली जब ये ग्लूकोज बॉडी के अंदर है, ठीक है ना, जब भी मैं डाइजेस्टेड फूड को रेस्पिरेशन की बात करूँगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बात होगी जिससे एनर्जी निकलेगी, बर्निंग ऑफ फूड की, देखो चाहे वो कहे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है ना, चाहे वो कहे बर्निंग ऑफ फूड,
तो किसकी बात कर रहा हूँ? रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, एक तरह से जो एनर्जी निकलती है ना वो हीट की फॉर्म में निकलती है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए, राइट। तो ग्लूकोज, जब भी मैं रेस्पिरेशन की बात करूँगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बात करूँगा, बर्निंग ऑफ फूड की बात करूँगा, तो आप किसको बर्न कर रहे हो, किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, किसको रेस्पिरेशन कर रहे हो? ग्लूकोज को रेस्पिरेशन कर रहे हो, क्योंकि अब आपका डाइजेस्टिव फॉर्म किस फॉर्म में आ चुका है? डाइजेस्टिव फूड किस फॉर्म में आ चुका है? ग्लूकोज की फॉर्म में आ चुका है, राइट। तो अब जब ग्लूकोज टूटता है तो सबसे पहले तो ये बनाता है पाइरूवेट। क्या बनाता है? पाइरूवेट, ठीक है। ये आपको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है और उसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। पढ़ा है ना आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन जब ग्लूकोज टूटना शुरू होता है तो वो सबसे पहले टूटता है पाइरूवेट के अंदर। इसके अंदर? पाइरूवेट के अंदर। और इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है आपके? बेसिकली ये सब आपके कार्बन, ये आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपके क्या है? एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, कार्बन का एलिमेंट है, राइट। तो ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है? 6 से। वो सबसे पहले टूटता है और एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम है पाइरूवेट, जिसमें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। आपका काम क्या है? आपको फॉर्मूला सर्च करना है ग्लूकोज का भी और पाइरूवेट का भी, और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का और पाइरूवेट का, ठीक है ना। जल्दी से सबको लिखना है सर्च करके, राइट। इसके बाद और समझते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सर्च करोगे ना उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि यार हाँ ये चीज़ मेरे समझ आ रही है, ठीक है ना। उतना ही ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर पाओगे चीज़ों के साथ। रटना नहीं है, समझना है। हम 1 बाय 1 प्रोसेस को समझ रहे हैं कि फूड खा लिया, उसको डाइजेस्ट कर दिया, ब्लड में मिल गया, अब क्या है आगे कहानी में? अब कहानी में ऑक्सीजन की एंट्री हुई है, एक नया हीरो आया है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन उस क्या करेगा? उस डाइजेस्टेड फूड को, ग्लूकोज को बर्न आउट करेगा और क्या देगा? एनर्जी। लेकिन वो प्रोसेस कैसे कैसे होता है? पहले ग्लूकोज टूटता है पाइरूवेट में। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, पाइरूवेट का जो फॉर्मूला होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो क्या है? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। आपने सुना होगा ना, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो एरोबिक जहाँ पे यूज होता है, एरोबिक का मतलब है सप्लाई। किसकी सप्लाई? ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एनारोबिक का क्या मतलब होगा? कि कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है ना, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है चीज? तो अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक, नहीं है तो एनारोबिक, ठीक है। ऑक्सीजन है तो एरोबिक, नहीं है तो एनारोबिक। मैं क्या बता रहा हूँ आपको? मैं आपको रेस्पिरेशन की टाइप बता रहा हूँ। रेस्पिरेशन मेरे पास 2 तरीके से होता है। रेस्पिरेशन एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। एरोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन है, एनारोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, वहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि एरोबिक और एनारोबिक क्या है। मैं इसको यहाँ से भी रब करने वाला हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि एरोबिक क्या है और एनारोबिक क्या है। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है वो एरोबिक, जो एब्सेंस में है वो एनारोबिक, राइट। अब ये 2 पार्ट में टूट गया, तो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एरोबिक है। एरोबिक होने का मतलब है कि क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस है तो ये जो पाइरूवेट है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी तरह से टूट के आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी
और एनर्जी भी काफ़ी निकलती है 36 से 38 ATP। 36 से 38 ATP। ये कहाँ की बात हो रही है? ये तब की बात हो रही है जब एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि ऑक्सीजन की फुल सप्लाई है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में ये ग्लूकोज पहले पायरुवेट में डूबता है और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोग एक्सेल कर देते हैं, ये वही इक्वेशन है जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। ये जो एनर्जी है इसका हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो पायरुवेट इसमें टूट रहा है, ये रिएक्शन होती है सेल के अंदर किस पार्ट में? माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ा था नाइन्थ में पढ़े थे ना सेल ऑर्गेनेलीज। तो वहां पे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलीज होती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया ही वो सेल ऑर्गेनेली है जहाँ पे ये वाली रिएक्शन पूरी की पूरी टेक प्लेस होती है। और ये वाली रिएक्शन अगर वहाँ पे हो रही है तो इसीलिए वहाँ पे एनर्जी सोर्स है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पढ़ा था नाइन्थ में हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एनर्जी देने वाली रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूट रहा है, पूरी तरह से टूट चुका है, उसमें वो वाली रिएक्शन किस प्लेस पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ये जो ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा है, ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में टूट रहा है, ये वाली रिएक्शन आपकी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर हमने पढ़ा था ना साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेलीज होती है 9th क्लास के अंदर। तो ये वाली जो रिएक्शन है ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में, वो वाली रिएक्शन किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन उसके बाद पायरुवेट का टूटकर CO2, H2O और एनर्जी बनाने का काम कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। राइट, क्लियर है? ये बात हुई एरोबिक रेस्पिरेशन की, जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी थी, इसकी वजह से ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया, टूट गया और उसमें CO2 दे। राइट, अब बात करते हैं कि मेरे पास अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है या फिर है ही नहीं, ठीक है ना। या तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम है या फिर है ही नहीं। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से, जैसे हमारी मसल है, मसल्स में जब हम, अगर मैं इसको मार्कर को पकड़ के रखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से होल्ड करके रखा, 5 मिनट पकड़ के रखा, हल्का बहुत दर्द होना शुरू होगा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है ना। क्या होगा? पूरे मसल में पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब हम कोई हैवी वर्कआउट करते हैं तब भी हमारी मसल्स में पेन होना शुरू होता है। बेसिकली क्या है, जब मैं इस मार्कर को होल्ड करके रख रहा हूँ एक पोजीशन पे, अपने हैंड को मूव नहीं कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उस पार्ट में, मसल के उस पर्टिकुलर पार्ट में, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, और जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए उतनी एनर्जी वहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जैसे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो इन दिस केस क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है ये सबसे पहले तो पायरुवेट में टूटेगा ही टूटेगा। जो भी मैं आपको 3 पार्ट यहाँ पे समझाने वाला हूँ, आपके पास सिलेबस में फिलहाल 3 पार्ट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक हम कर चुके हैं, 2 अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये तीनों पार्ट हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसको भी रेस्पिरेशन की जरूरत है एनर्जी के लिए, उन सब में ये वाला पार्ट कॉमन है। यानी कि
सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा ही टूटेगा, उसके बाद कोई रिएक्शन आगे होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आपके पास या तो ऑक्सीजन है फुल सप्लाई, ठीक है, या फिर थोड़ी बहुत है, या फिर बिल्कुल ही नहीं है। 3 केस बना दिए चलो कि भाई ऑक्सीजन है फुल सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे मतलब ऑक्सीजन अच्छे से आ रही है। एक हो गया लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम है। एक में हो गया कि ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है। ये दोनों पार्ट आ जाएंगे किसमें? एनारोबिक वाले में। और जो फर्स्ट पार्ट था वो किसमें आ जाएगा? एरोबिक वाले में, ठीक है ना। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बहुत कम है उस केस में ये ग्लूकोज पहले पायरुवेट में तो टूटना ही टूटना है, ये तो सब जगह सेम रहेगा ये वाला स्टेप। इसके बाद ये पायरुवेट टूटेगा तो, लेकिन CO2H2 और एनर्जी नहीं बनाएगा, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन नहीं है, इतनी एफिशिएंसी नहीं है। उस केस में एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, क्या कहलाता है? लैक्टिक एसिड। इस केस में भी आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी काफ़ी कम होती है, सिर्फ 2 to 3 ATP के आसपास एनर्जी। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे हमारी मसल्स के अंदर, इन मसल्स, ये कहाँ पे हो रहा है? मसल सेल्स के अंदर, के मसल के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के। उस केस में अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं आ रही है, तो उस केस में ये ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा, जो कि एनर्जी देगा लेकिन बहुत कम देगा। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। इसका भी फॉर्मूला सर्च करना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, एक और फॉर्मूला भी आएगा तो वो भी आपको सर्च करना है, ठीक है ना। बहुत सारा काम है आज करने के लिए। तो लैक्टिक एसिड भी, लैक्टिक एसिड जो यहाँ पे बना, ये काफ़ी पेनफुल होता है, ठीक है ना। ये हमारी मसल्स में क्या करता है? पेन करता है। तो यही रीज़न है कि जब मैं इस मार्कर को लंबे समय तक होल्ड करके रखूँगा तो मेरे हाथ में पेन होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, राइट। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया? एरोबिक वाले का एक पार्ट जिसमें ऑक्सीजन फुल सप्लाई है, एनारोबिक वाले के 2 पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक तो लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की और एक बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है, पूरी तरह से बंद है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा? नो ऑक्सीजन। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि ईस्ट, सुना आपने? ईस्ट और वेस्ट वाला नहीं, ये वाला ईस्ट, YEST वाला, ठीक है ना। तो ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत मतलब है ही नहीं। तो उस केस में एंजाइम्स होते हैं जो उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन वो एंजाइम्स इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते जितना हमारा यहाँ पे एनर्जी मिल रही थी, उतनी एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। इस केस में क्या होता है? ये जो आपका ग्लूकोज है ये टूटता है और बनाता है इथेनॉल। क्या बनाता है? इथेनॉल। इस केस में भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी बहुत कम होती है, 1 से 2 ATP एनर्जी होती है। ATP करेंसी है जो एनर्जी को मेजर करती है। फिलहाल के लिए आपको यही समझना है। तो देखो इस केस में 36 से 38 ATP, इस केस में 2 ATP, इस केस में 1 या 2 ATP। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कब हो रही है? यहाँ पे हो रही है। और ये रिएक्शन किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कब होती है? एरोबिक के केस में होती है, जब फुल सप्लाई है ऑक्सीजन की। यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम, वो एनर्जी का अमाउंट कम रहता है, सॉरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, मतलब ना के बराबर सप्लाई है, और या फिर है ही नहीं, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज जब पायरुवेट में टूटता है तो वो कहाँ टूटता है? साइटोप्लाज्म में। तो सर क्या यहाँ भी एनर्जी रिलीज होती है? बिल्कुल एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक है। और ये वाला पार्ट कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद अगर आपके पास एनर्जी, ऑक्सीजन है, फुल सप्लाई है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसमें पूरी तरह से टूट जाएगा।
अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो ग्लूकोज पूरी तरह से डिकम्पोज होकर CO2 H2O और एनर्जी दे देगा बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। और अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो ग्लूकोज पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से टूटेगा नहीं, एक बार लैक्टिक एसिड बनाएगा, एक बार इथेनॉल बनाएगा। यहाँ पे 4 कंपाउंड है जिनका आपको फॉर्मूला सर्च करना है, ग्लूकोज, पायरुवेट, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है ना। इथेनॉल को पढ़ेंगे कार्बन वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में। फिलहाल आपको क्या करना है, इनका सिर्फ फॉर्मूला देखना है। जैसे फॉर्मूला होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऐसे ही ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, पायरुवेट का क्या फॉर्मूला है, लैक्टिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला है। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है चीज। तो एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि सर ये वाली जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना एरोबिक वाला, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, ये कहाँ चलता रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना। ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, लेकिन ये वाला प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास टॉपिक का नाम पता कैसे रहेगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस वेज। ठीक है ना, क्या आएगा कि कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है अलग अलग तरीके से। तो आपके पास 3 तरीके हैं, तीनों में एक में ऑक्सीजन की सप्लाई है, एक में कम है, एक में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एनर्जी यूज़ करते हो। मैं भी बहुत सारी एनर्जी अपनी यूज़ कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको हल्का सा और डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा अच्छा सा क्विक रिवीजन लूँगा, बहुत फटाफट से 2-3 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन लूँगा और आपको ATP के बारे में भी बता दूँगा कि ATP क्या होता है, ठीक है ना। ATP आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल इसको समझो, इन सब के फॉर्मूले देखो और उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है ना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।